Hello everyone. So I welcome you again on our YouTube channel named UPS Stinger. और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम सभी प्रिपरेशन करते हैं और प्रिपरेशन ये सोच के करते हैं कि हमें सक्सेस मिलेगी, लेकिन व्हाट इफ़ अगर हम फेल हो जाएं तो ये सेशन आज इसी चीज़ के बारे में है कि अगर हम फेल हो जाएं तो हमारे प्लान बी से लेके प्लान जेड तक हम कैसे काम करेंगे। और ये सिर्फ यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए ही नहीं है, बल्कि जो सभी एस्पायरेंट जो हर एग्ज़ाम में प्रिपरेशन करते हैं अगर वो फेल हो जाते हैं उन सभी के लिए है कि व्हाट शुड बी देयर नेक्स्ट प्लान। और ये प्लान बहुत ही बेहतरीन होने वाले थे, अमेजिंग होंगे, गारंटी। देखिए, किसी महान आदमी ने एक बार कहा था कि यू शुड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। आपको सबसे बेहतर जो है उसके लिए आपको कामना करनी है और सबसे वर्स्ट सिचुएशन के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। तो मैं इसी चीज़ के बारे में आपको इस सेशन के अंदर बताऊंगा कि अगर आपके सामने वर्स्ट सिचुएशन आती है देन हाउ वुड यू डील विद दैट। ठीक है, ये एक तरह का टाइम स्टॉर्मिंग सेशन आपको फ्यूचर में लेके जाएगा कि व्हाट इफ़ यू गॉट फेल्ड। ठीक है, और जैसे थॉर ने भी कहा है ना कि एक महान राजा कभी जंग की कामना नहीं करता लेकिन उसके लिए तैयार ज़रूर रहता है। तो हम फेलियर की कामना तो बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन इसके लिए तैयार ज़रूर रहेंगे सभी एग्जाम्स के लिए, जैसा मैंने बताया था। तो क्या होगा और क्या नहीं, लेट्स सी। देखिए, मैं ज़्यादातर यूपीएससी पे फोकस करने की बोलता हूँ स्टूडेंट्स को। देखिए, एग्ज़ाम आप कोई भी दे सकते हैं, यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस, कोई भी एग्ज़ाम, बट आई वुड से कि फोकस ऑन यूपीएससी। रीज़न, कई लोग ज्वाइन करते हैं सोशल चेंज के लिए, सर्विस के लिए, जो अच्छी बात है। कुछ लोग उन लोगों को सबक सिखाना चाहते हैं जिन्होंने उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ कुछ बुरा किया हुआ है। कुछ लोग मैथमेटिक्स के अंदर पुअर होते हैं तो सोचते हैं कि भाई हम एसएससी सीजीएल वगैरह जो है वो अपीयर नहीं कर सकते, तो इसकी बजाय हम यूपीएससी में अपीयर कर जाते हैं। पेरेंटल प्रेशर, कुछ लोग पेरेंटल प्रेशर की वजह से भी प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं यूपीएससी की। इन सभी के लिए एक चीज़ जो कॉमन है वो ये है कि एक वैलिड डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो ओपन से हो या रेगुलर से। लेकिन मैं इतना फोकस क्यों दे रहा हूँ यूपीएससी पे? बात है इज्जत की। इज्जत कैसे? मैं ये नहीं बोलता कि जो दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बेचारों की इज्जत नहीं है, लेकिन सिर्फ एक एक्सपीरियंस के लिए आप लोग फील करके देखिए। आप जो अदर सर्विसेज के एग्जाम्स भरते हैं, मैं उन्हें बोलूँगा कि आप एक बार सीडीएस के एग्जाम में अपीयर होकर देखिए, यू वुड फील द डिफरेंस। आप एसएससी के अंदर अपीयर होते हैं, आई हैव अपीयर्ड इन एसएससी सीजीएल वन टाइम। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि उन्होंने बायोमेट्रिक पहले वो किया, सब कुछ जूते वूते पूरे उतारे, चेक करवाया, और फिर उसके बाद थंब इम्प्रेशंस लिए गए। ठीक है, और मतलब एक जो लोकल सा कैंडिडेट होता है जिसके साथ हम बैठ के भाई या मतलब समथिंग एल्स एकदम कॉमन, देवर लाइक द कि वे कैबिनेट सेक्रेटरीज और मतलब हट जाओ सारी दुनिया आगे पीछे से और हम जैसे भेड़ बकरी होगी तरह हो। सो देवर बिहेविंग लाइक दैट। लेकिन अगर आप यूपीएससी के अंदर अपीयर होंगे देन यू वुड फील लाइक अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस। आपको पता चलेगा वहाँ पे पानी आता है आपके लिए, लोग लेके आते हैं। ठीक है, यू वुड से कि सर आई नीड वाटर, तो आपके लिए पानी आएगा। आपके बैग्स की रखने की प्रॉब्लम्स नहीं है। यहाँ पे बैग के रखने के लिए भी शायद 10 रुपये 15 रुपये कितने रुपये चार्ज करते हैं। यहाँ पे बैग्स के लिए कोई इशू नहीं है, फ़ोन का कोई इशू नहीं है। और मतलब कई जगह जैसे हरियाणा वगैरह है, वहाँ के स्टेट पीसीएस या उसके अंदर तो जैसे जो अपने धागे वगैरह बांधे होते हैं अपने हाथ के ऊपर, कोई रिलीजियस सिंबल होता है उसे तक कटवा देते हैं। बट हेयर यू वुड नॉट फील इट। मतलब वो कहते हैं कि यार बच्चे में कैलिबर होना चाहिए, वो हम निकाल लेंगे अपने आप, डोंट वरी अबाउट इट। तो ये यूपीएससी इज्जत देता है। दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं इसमें, चाहे बॉयज़ हो या फिर वो गर्ल्स हो, इट डजेंट मैटर। राइट, बात करते हैं एग्ज़ाम की कि हर किसी को जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा है, सीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहा है, उससे पहला फोकस कहाँ रखना चाहिए? सीडीएस पे। सीएससी तो प्राइम फोकस है भाई, वो तो उसके अलावा तो हिलना ही नहीं चाहिए। लेकिन प्लान बी का फर्स्ट फोकस कहाँ पे आना चाहिए? सीडीएस पे। क्या ये कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, ये एक साल में 2 बार कंडक्ट होता है। 2 तरह के इसमें सर्विसेज ऑफर की जाती है आपको। परमानेंट कमीशन जिसके अंदर पेंशन मिलती है, शॉर्ट सर्विस कमीशन जिसके अंदर आपको पेंशन नहीं मिलती है। ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर होता है और ये सिर्फ ओटी ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई आर्मी के अंदर होता है। दोनों के अंदर ही आप डायरेक्टली लेफ्टिनेंट से भर्ती होते हैं। लेफ्टिनेंट जिसे बोलते हैं लोकल लैंग्वेज के अंदर, ये क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर होता है, डोंट वरी अबाउट इट। तो कोई मैटर नहीं करता अगर आप मेडिकली फिट हैं इस सर्विस के लिए, आर्म्ड फोर्सेज के लिए नहीं, इट डजेंट मैटर। अरे अप्लाई तो कीजिए, एग्जाम में तो बैठ के देखिए ना। ठीक है, ऐसा क्यों चिंता कर रहे हैं? अपना गो फॉर इट। ठीक है, और बीटेक जरूरी होती है इंडियन नेवी और एयरफोर्स के लिए इस एग्जाम में बैठने के लिए, लेकिन आर्मी जो है वो सभी के लिए ओपन है। उसके अंदर कोई भी आ सकता है, चाहे किसी ने रेगुलर से डिग्री की हो या ओपन से डिग्री की हो, इट डजेंट मैटर। राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट। अब इस एग्जाम के बेनिफिट क्या क्या है विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम देखते हैं पहले। एक साल में 2 बार होता है, तो आप यूपीएससी को जितनी ज़्यादा बार टच करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। टच करने से ज़्यादा इमोशंस क्रिएट होते हैं, तो आप कंटिन्यूस टच में रहेंगे। तो और ऊपर से जो 1-2 क्वेश्चन है ना वो रिपीट भी हो जाते हैं यूपीएससी के एक दूसरे एग्जाम के अंदर, तो वहाँ पर भी आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा। बहुत ही कम कट ऑफ जाती है, आप इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे इस चीज़ को। ठीक है, और कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर भी नहीं होता जैसे यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के अंदर डिस्क्रिप्टिव होते हैं। ठीक है, जीएस 1, 2, 3, 4, फिर 2 ऑप्शनल और 2 आपके कंपलसरी लैंग्वेज के पेपर, और मतलब सब कुछ भर के और सुबह शाम पेपर होते हैं। तो ऐसा कुछ काम नहीं होगा यहाँ पे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पेपर, 1 दिन का पेपर होगा, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, और अगर
किसी की मैथ के अंदर 0 आउट ऑफ 100 की क्वालिटी, अगर कोई 0 आउट ऑफ 100 ला सकता ना, तो वो भी लेफ्टिनेंट इंडियन आर्मी के अंदर बन सकता है। कैसे? उसके लिए OTA होती है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, चेन्नई के अंदर, ठीक है। तो अगर किसी मैथमेटिक्स में 0 लाता है ना, तो भी वो वहाँ पे आएगा। और उसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारा रिजर्वेशन की वजह से सिलेक्शन नहीं होता, तो भाई CDS का एग्जाम आपके लिए है, आप आओ, यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है, यू कैन डू व्हाट यू वांट, राइट। और ये चीज़ मैं हवा में बिल्कुल नहीं बोल रहा कि रिजर्वेशन नहीं है, यहाँ देखो कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, CST जनरल OBC कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो रही ये, ठीक है। और इन सभी के हैं 300 में से मार्क्स, ठीक है। और इन दोनों के हैं 200 में से मार्क्स। मैंने बताया था कि इनके लिए मैथ नहीं होता OTA के लिए। तो 300 में से कितने मार्क्स चाहिए, परसेंटेज पे फोकस करते हैं, 46, 44, 50, 48, 48। मतलब अगर आप 50% मार्क्स लाते हैं देन यू कुड एश्योर कि आपका नाम होगा UPSC की लिस्ट के अंदर, ठीक है। सबसे बढ़िया बेनिफिट इसका क्या है, कोई पूछेगा हु द हेल आर यू, आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो। सपोज आपने कांस्टेबल का कोई एग्जाम क्रैक किया, आपका नाम नहीं आएगा, रोल नंबर आएगा, उसे दिखाते फिरना कि भाई देखिए मेरा रोल नंबर है, ये मेरा नाम XYZ। लेकिन अगर आप कितने भी बुजुर्ग हो जाओ, बूढ़े हो जाओ, ठीक है, अगर कोई पूछेगा हु द हेल आर यू, उसे बोलिए कि भाई मेरा UPSC का ये है ना, ये ईयर है, और नेट के ऊपर सर्च करो और वहाँ पे मेरा नाम आएगा, ठीक है। सर्च माई नेम, यू वुड फाइंड द हु द हेल आर मी, ठीक है। तो आप बता दोगे उसको कि आपकी औकात क्या है, ये सबसे बढ़िया बात है। उसके अलावा ये एक ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इस बार कट ऑफ कम गई थी, हर बार कट ऑफ का यही हाल रहता है। इस बार मतलब 97 थी लास्ट टाइम, और ये 93 है, और बहुत 50% मतलब यू क्रॉस द लाइन, ठीक है, आप सेलेक्टेड हो। उसके अलावा कोई टेंशन की बात नहीं है। तो रिटन के बाद जो है SSB भी होता है। कुछ लोग बोलेंगे SSB ज़्यादा टफ होता है, डेफिनेटली, बट पहले रिटन तो पास करके देखिए। आप बाद को लेके क्यों रोते हैं, पहले शुरुआत तो कीजिए, ठीक है। अब बेनिफिट देखते हैं इस CDS के सर्विस के विद रिस्पेक्ट में। यूनिफॉर्म जॉब होते हैं, बहुत हैंडसम लगेंगे, लड़की होगी तो बहुत ब्यूटीफुल लगेगी। ये सिविल सर्विसेज के इक्विवेलेंट है, मतलब सिविल सर्विसेज में पेंशन नहीं मिलती, लेकिन इसके अंदर आपको पेंशन भी मिलेगी, ये एक्स्ट्रा है इनका। गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कोई मतलब क्लर्शियल जॉब के ऊपर आपको भेजा जा रहा है या प्रमोशन हो के आप बनेंगे कुछ, डायरेक्टली यू वुड बी अपॉइंटेड एज गैजेटेड ऑफिसर। उसके अलावा टाइम बाउंड प्रमोशन होता है लेफ्टिनेंट कर्नल तक। लेफ्टिनेंट कर्नल का ये इंसाइन होता है, एक एम्बलम होता है, एक स्टार होता है। ये स्टेट पुलिस के अंदर या IPS के अंदर SP होता है, ये जिले का मालिक। तो यहाँ तक आप जो है टाइम बाउंड प्रमोशन होता है, मतलब आगे चाहे वैकेंसीज हो ना हो, आपका प्रमोशन शॉर्ट है 101%, ठीक है। और लेफ्टिनेंट कर्नल मेजर से बड़ा होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो मेजर वेजर जो आपको आर्मी में देखने को मिलते हैं ना, मतलब इसमें आपकी मूवीज़ के अंदर, तो उनसे तो आप बड़े ही ऑफिसर बनेंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई टेंशन की बात नहीं है। गन पावर मिलेगी आपको, फ्रेंडशिप मिलेगी आपको, एडवेंचर करने को मिलेगा, आपके पास फैसिलिटीज़ होंगी भर भर के, और एक सर्विसमैन का कोटा। इसके तो क्या ही कहने। अगर आप 20 साल सर्विस करके वापस आके किसी स्टेट PCS में एग्जाम देते हो ना, डायरेक्टली यू वुड बी अपॉइंटेड एज SDM बिना किसी परेशानी के, ठीक है। तो आपके मतलब ऐसा है, दोनों हाथों में घी और सिर कढ़ाई में, तो ये देखना आपको। उसके अलावा कुछ हिडन बेनिफिट्स है जो आपके लिए हैं, लेकिन आपको किसी को बताने नहीं है। जैसे कि एग्जाम इजी है, आप इजीली क्रैक कर पाएंगे। जैसे ही आपने इस एग्जाम को क्रैक किया, SSB दिए बिना, मतलब आपने रिटर्न पास किया, आप अपनी फैमिली को ये प्रूव कर पाएंगे कि देखिए वी आर द ऑफिसर्स मटेरियल। हमें ऐसा मतलब प्रेशराइज मत कीजिए कि हम क्लर्क या कांस्टेबल का एग्जाम दे। कई लोग कहते हैं भाई कांस्टेबल का एग्जाम दे ले, बाद में UPSC की प्रिपरेशन करके देख लियो, कांस्टेबल का पास हो जाए तो भाई देखो, कांस्टेबल का एग्जाम बिल्कुल अलग अप्रोच है, UPSC के एग्जाम से बिल्कुल अलग अप्रोच है, दोनों कहीं पे मैच नहीं करते, ठीक है। मैक्सिमम जो UPSC के कैंडिडेट्स हैं ना, वो कांस्टेबल या SSC जैसे एग्जाम्स के अंदर फेल हो जाएंगे, और ये तो इनके अंदर फेल होने ही होने हैं। तो दोनों की अप्रोचेज अलग है, माइंडसेट अलग होता है। UPSC के कैंडिडेट को एनालिटिकल सिखाया जाता है, और SSC और दूसरे इनके कैंडिडेट्स को फैक्चुअल सिखाया जाता है। क्यों? इनका मर्जी भी है, क्योंकि इन्हें कुछ सोचना नहीं है, इन्हें सिर्फ कमांड का फॉलो करना है, और इन्हें सोचना पड़ता है, तो इसलिए इनको एनालिटिकल सिखाया जाता है, एज सिंपल एज दैट। इसके अलावा जो गर्ल्स है, गर्ल्स को लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्यों? जैसे ही वो प्रूव करेंगे कि हम ऑफिसर्स लाइक मटेरियल है, तो जो जिन लड़कियों को 21-22 साल के बाद बोलते हैं शादी करो, 24 के बाद शादी करो, तो वो अपनी फैमिली को दिखा सकते हैं कि भाई देखो हम ऑफिसर्स लाइक मटेरियल है, रुक जाइए, हमारे मैरिज प्लान्स को थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए, हमें UPSC की प्रिपरेशन करने दीजिए। अगर आप UPSC की प्रिपरेशन करते हुए फेल भी हो जाते हैं 1 या 2 अटैम्प्ट के लिए, तो भी आपके फैमिली वाले सोचेंगे कि भाई हाँ, हमारे बच्चे ने UPSC का एग्जाम में क्रैक किया था, CDS का एग्जाम क्या हुआ, क्या दिक्कत हो गई, मतलब अब कुछ शायद हमारे बच्चे का लक हमारे साथ उनमें नहीं होगा, तो फिर भी वो आपको टाइम देंगे। कुल मिला के आपको टाइम फैच करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा यहीं से आपके प्लान B की स्टार्टिंग हो जाती है। अगर आप SSB में अपीयर नहीं हुए देन इट वुड नॉट बी एन इशू, लेकिन यहीं से आपका प्लान B स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। कैसे, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। सेकंड एग्जाम जिसके ऊपर आपको फोकस करना है वो CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस फुल फॉर्म है, असिस्टेंट कमांडेंट बनती है। इनकी पोस्ट इक्विवेलेंट होती है ACP के। बहुत ही हैंडसम जॉब है, ठीक है। होम मिनिस्ट्री के अंदर डायरेक्टली इनका कैडर आता है। 5 तरह की फोर्सेज होती हैं इसके अंदर। डेपुटेशन की अपॉर्चुनिटीज भर भर के हैं। 5 कौन कौन सी हैं? BSF है, CISF, सेंट्रल CRPF है,
ठीक है, सशस्त्र सीमा बल है और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स है। ठीक है, आप कोबरा के अंदर भी जा सकते हैं, कोबरा कमांडोज के अंदर। एनएसजी के पास आपके पास एम्पल अपॉर्चुनिटीज है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, आप जहाँ पे जाना चाहें वहीं पे जा सकते हैं। इट डजंट मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इस एग्ज़ाम की बेनिफिट क्या है, ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है यूपीएससी के आईएएस के एग्ज़ाम के, और एक ही दिन का एग्ज़ाम होता है। जैसे सीडीएस जो है ना वो एक ही दिन का एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर 3 पेपर होते हैं। सुबह होता है इंग्लिश का, फिर जीएस का, और फिर एंड में होता है आपका मैथ्स का। ठीक है, तो इसी तरह ये भी एक दिन का एग्ज़ाम है। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, एक सब्जेक्टिव पेपर होगा, सिंपल एज दैट। और जब आप सब्जेक्टिव पेपर लिख रहे होंगे ना, मारिए गोली कि आप पास होंगे या नहीं होंगे, आपको सब्जेक्टिव पेपर लिखने को ही मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ऑब्जेक्टिव पास करेंगे तब आप सब्जेक्टिव पेपर को लिखेंगे। सब्जेक्टिव मतलब पेपर के ऊपर ऐसे 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 करके लिखना, जैसे हम कॉलेज में लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब 1 2 3 4 में से तुक्के मारना। ठीक है, तो जब आप सब्जेक्टिव पेपर लिखेंगे ना, तब आपको फील आएगी ये एकदम यूपीएससी के मेंस वाली। आपको सही में ऐसा लगेगा कि हाँ कोई एग्जाम दे रहे हैं। 100 रुपये की फीस तो लगेगी आपकी, या जितने की भी फीस होती है, लड़कियों की तो कोई फीस नहीं होती, तो वो फीस तो लगेगी, बट उसके बाद आपको ये मेंस वाली जो फीलिंग है ना, ये अलग ही लेवल में लेके जाएगी आपको। तो यू शुड एक्सपीरियंस दैट। और उसके बाद अगर आपने रिटर्न गलती से क्वालिफाई कर लिया, सपोज किसी ने मेहनत भी करते, लेकिन अगर आपने क्वालिफाई भी कर लिया, उसके बाद फिजिकल होता है जो बिल्कुल क्वालिफाइंग होता है, बिल्कुल ईजी होता है। उसके अंदर कोई ऐसा कोई तुर्रम खान वाली चीज़ नहीं होती। और जैसे ही आपने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते। क्वालिफाइंग का मतलब ये होता है कि मार्क्स नहीं जुड़ते। जैसे ही आपने इसको क्वालिफाई कर लिया, आप सीधा यूपीएससी का इंटरव्यू में बैठेंगे। तो अगर आपको कोई डायरेक्टली पूछेगा ना आप हो कौन, तो आप एक एग्जाम पास करने के बाद बोल सकते हैं कि मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद वो पूछे कि भाई आईएएस वाला या दूसरे वाला, तो उससे पहले तो अगले के मतलब सफ़ेद हो जाएगा कि भाई यूपीएससी का इंटरव्यू दिया हुआ है, इज अ ग्रेट गाय। ठीक है, और इसके अंदर वो बीटेक वाला कंपल्शन भी नहीं है कि आपको सिर्फ आर्मी ही मिलेगी। आप 5 फोर्सेज में से किसी में भी जा सकते हो। बीटेक इज़ नॉट कंपल्सरी, राइट। तो एक अलग ही दुनिया है आपके लिए। इसके अलावा बेनिफिट क्या क्या है इस सर्विस के अंदर? ऑल इंडिया कवरेज है। जैसे आईपीएस क्या होता है, आईपीएस आईएएस एक स्टेट के अंदर सिमट के रह जाते हैं कि कोई हरियाणा में है, कोई यूपी में है, कोई राजस्थान में है, कोई एमपी में है, कोई दिल्ली में है। ठीक है, कोई कहीं महाराष्ट्र में, कोई कहीं पे। तो वो अपने अपने स्टेट में या दिल्ली में, मतलब सेंटर में डेपुटेशन होगी, या अपने स्टेट में या यहाँ पे इसकी ऑल इंडिया कवरेज है। मतलब तमिलनाडु से लेकर जेएंडके, अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर है, असिस्टेंट कमांडेंट है, अगर आप तमिलनाडु के अंदर है, तो आप इसका मतलब आप सीधी सी बात है भाई, आप जेएंडके के ऑफिसर्स के, जेएंडके के लोगों के लिए भी आप असिस्टेंट कमांडेंट है। इट डजंट हैव एन इशू। और फ्यूचर जो है इनका ब्राइटर हो सकता है आईपीएस से भी ज़्यादा। मैंने बताया आईपीएस एक स्टेट और सेंटर में फंस के रह जाता है, और ये तो पूरे ऑल इंडिया की रीच है। इनका एरिया बहुत बड़ा है। जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बोलते हैं ना कि भाई हाई कोर्ट का एरिया बहुत बड़ा, मतलब रीच बहुत बड़ी होती है, लेकिन एरिया छोटा होता है। वैसा ही कुछ रिजेंबल करता हुआ है कि ये होते तो आईपीएस से मतलब थोड़ा सा ऐसे लोअर ग्रेड में देखते हैं इनको, लेकिन ओजीएस कैडर मिलने के बाद, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विसेज, इसके ऊपर कभी आराम से बात करेंगे। लेकिन इस सर्विस को मिलने के बाद ये शायद ये आईपीएस से भी ब्राइटर हो सकती है ये सर्विस। इसके अंदर आर्मी की भी फील आती है, पुलिस की भी फील आती है, पर कोई पेंशन नहीं आती। ठीक है, तो इतनी फील के बाद पेंशन देने का कोई तुक भी नहीं बनता गवर्नमेंट का, लेकिन हाँ देनी चाहिए, क्योंकि ये उतने ही डेंजरस सिचुएशन से निकलते हैं जितनी डेंजरस सिचुएशन से आर्मी निकलती है। और एक बेनिफिट, वेरी वेरी लो कट ऑफ, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम कट ऑफ रहते हैं। क्यों? लोग है ना यूपीएससी के नाम से डरते हैं। ठीक है, यूपीएससी का फॉर्म भी फिल नहीं करते, इसी वजह से कट ऑफ भी लो रहती है। देखिए ये कट ऑफ आपको दिखाता हूँ। 250 नंबर का होता है पहला पेपर, ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 इनमें से एक चूज करना होता है। 95.4 ये जनरल कैटेगरी का है, ये ओबीसी का है। ठीक है, एससी का है, एसटी का है, और एक्स सर्विसमैन का है। ठीक है, मतलब क्या नंबर चाहिए यार 250 में से 25 एक्स सर्विसमैन के लिए। मैंने बताया था ना आपको, आपके सामने वो चीज़ें रखी हुई हैं कि आप भूल जाओ दुनियादारी को। ठीक है, ये देखिए 450 में से ये पोस्ट, ये आपके मार्क्स 766, क्या यार, मतलब 50% भी नहीं बन रहे। ये फाइनल है आफ्टर द इंटरव्यू, यहाँ पे भी 300 मार्क्स नहीं बन रहे यार। मतलब आप 50% के ऊपर तो आप शॉर्ट लेके ये कह सकते हो कि हाँ जी हम क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर्स हैं, मतलब हमारे सामने और कोई तुर्रम खान नहीं है। ठीक है, तो बेनिफिट आपको ही है हर चीज़ में। इसके अलावा ये मैं ऐसी बात नहीं है हवा में बना के कह रहा था, ये दूसरी कट ऑफ है। देखिए 90 to 105, ये 250 में से होती है। ठीक है, कितना क्या क्या कट ऑफ है यार, कमाल की बात है। आपको अपीयर करना चाहिए ऐसे एग्जाम्स के अंदर। अभी प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए इस एग्जाम को देते समय? अपने पेरेंट्स को बिल्कुल मत बताइएगा कि आप इस एग्जाम को दे रहे हैं। क्यों? अगर आप इसको फेल कर गए तो मॉरल प्रेशर आपके ऊपर आएगा कि भाई तुझसे तो ये एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, अब तो हम आईएएस की क्लियर करने की बोल रहे हो, तो कैसे होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, दुनिया भर की बातें सुनाएंगे। तो आपको बस एक दिन जाना है अपने फ्रेंड के साथ, मैं ऐसा बोल के, ठीक है, और जाओ जाके एग्जाम दे के आओ, फील करके आओ। सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे पहले फील करना सीखो किसी भी चीज़ को, उसके बाद आप उसके अंदर एंट्री करो। उसके बाद क्या है,
आप अपनी खुद की कैपेबिलिटीज़ को जज करने लगोगे। आप बोलो कि भाई सर ने तो बोला था कि ये जो है आईएएस के एग्ज़ाम के इक्विवेलेंट है, तो अब अगर मुझसे यही पास नहीं हुआ तो आईएएस का एग्ज़ाम कैसे पास होगा। तो इसके ऊपर ज़्यादा मत सोचो, स्पेशली आर्ट स्टूडेंट्स। क्यों? इसके अंदर ज़्यादातर जो है वो साइंस का पोर्शन कवर होता है। आपको सिर्फ मेंस की फील के लिए लेने के लिए मैं बोल रहा हूँ। अगर आपके साइंस अच्छा है देन यू कुड क्वालिफाई इट ईजिली, ठीक है, उसकी कोई दो राय है ही नहीं। इसके अलावा दूसरे यूपीएससी एग्जाम भी कंडक्ट करवाते हैं, जैसे ईपीएफओ में एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर, ठीक है। रिसेंटली इनकी एग्जाम्स भी हुए हैं। ये ग्रुप बी सर्विस है, ठीक है, 4800 की ग्रेड पे है इसकी, ठीक है। ये किसी भी एसएससी का जो मैक्सिमम लेवल है ना, एसएससी सीजीएल का, वो मैक्सिमम लेवल है, और ये मिनिमम लेवल है यूपीएससी का किसी भी एग्जाम को वो करवाने का, दिखाने का, रिप्रेजेंट करने का। और ईपीएफओ के अंदर ही एपीएफसी भी लेता है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। असिस्टेंट कमिश्नर मतलब आप इसको नाम ले सकते हैं। यह ग्रुप ए सर्विसेज होती है। दोनों के दोनों एग्जाम्स जो हैं वो आपके वनडे एग्जाम्स होते हैं। और ऐसा नहीं है सीडीएस में जैसे 3 एग्जाम होते थे, ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही पेपर होगा बस, 1 2 3 4 उन ऐसे करके, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, सब्जेक्टिव ही नहीं। और कोई बीटेक या अकाउंट की कंपल्शन नहीं है। जैसे ही आप इसको क्रैक करेंगे आप सीधा इंटरव्यू में पूछेंगे। जैसे ही आपने इंटरव्यू क्रैक किया आपको ग्रुप ए सर्विस, मतलब कि आपके सामने जैसे सीजीएल होता है ना, सपोज सीजीएल को लेते हैं, 3 टियर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके बस 2 में, ठीक है, 2 में आपको क्लास 1 का ऑफिसर दिया जा रहा है, यूपीएससी का टैग आपके ऊपर लग रहा है। इससे ज़्यादा और क्या बढ़िया काम लोग करोगे यार। लेकिन इसके अंदर भी कुछ चैलेंजेस है। क्या? बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन है। तो अगर मतलब फेल हो जाए तो डरना नहीं है किसी भी हालत में। और एडवर्टाइजमेंट इनका हर साल नहीं आता, 2 से 5 साल के बीच में कभी कभी आ जाता है, तो ये रेगुलर नहीं है, ठीक है। लेकिन ये आपका प्लान बी प्रूव हो सकता है। जैसे आपने 3-4 साल यूपीएससी की प्रिपरेशन करी, अगर नहीं हुआ तो आप इसके अंदर तो सेलेक्ट हो ही जाएंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट। अभी कुछ अदर बॉडीज़ के एग्जाम के बारे में बात करते हैं, जैसे एएसआरबी, ठीक है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड। वहाँ पे एओ की एग्जाम्स की वैकेंसी हुई थी। इसका सिलेबस मोस्टली सिविल सर्विसेज के इक्विवेलेंट है, 5400 की ग्रेड पे है, बहुत बेहतरीन सर्विस है। और ये सिविल सर्विसेज का इक्विवेलेंट सिलेबस है, दैट्स इट। प्रीलिम्स इनका एसएससी के इक्विवेलेंट का है, ठीक है। उसके बाद नबार्ड है, आरबीआई ग्रेड बी है, जिसके अंदर डेप्यूटी गवर्नर तक आप बन सकते हैं, गवर्नर तक बन सकते हैं भाई आरबीआई का हेड बनोगे, करेंसी छापोगे, उससे ज़्यादा और क्या, मतलब दुनिया को लूटोगे। तो इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप इनके अंदर अपीयर कर सकते हैं। आरबीआई के लिए तो सीधा लोग बोलते हैं कि बैंक वालों को कि पहले यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, उसके बाद जाके आरबीआई के अंदर जाना। तो बैंक वाले यहाँ पे बहुत ही कम आते हैं। यूपीएससी वालों के लिए आरबीआई ऐसा है कि चलो ठीक है, ये नहीं तो ये सही, ठीक है, मतलब ये बैकअप प्लान आपका, ठीक है। और इनके अंदर सब में कुछ कुछ चीज़ें डिफरेंट होती है, आपको उसके हिसाब से अडाप्ट करना पड़ेगा। लेकिन आप इसे साथ के साथ में मत दीजिए। अगर आप आईएएस के प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ के साथ इनकी प्रिपरेशन मत कीजिए। दिस शुड बी योर प्लान बी, ये आपके प्लान बी के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। इसके अलावा दूसरे एग्जाम्स आप कौन कौन से दे सकते हैं? स्टेट पीसीएस का एग्जाम, जिसके अंदर आप एसडीएम डीएसपी लगते हैं, ठीक है, वो भी आपका प्लान बी हो सकते हैं। बट उनके ऊपर सोल फोकस मत कीजिए। क्यों? पहली चीज़ तो है कि भाई इनके अंदर जो है ना, ये फैक्चुअल टाइप क्वेश्चंस पूछते हैं। हालांकि कुछ स्टेट्स के अंदर ट्रेंड बदला है, लेकिन फिर भी फैक्चुअल टाइप, और साथ में रिश्वत जो है वो कुछ ज़्यादा ही चलती है। इसके अलावा टाइम बाउंड प्रमोशन नहीं है, वो प्रमोशन नहीं, टाइम बाउंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं है। कोई प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, फिर केस कर दिया, फिर मेंस होगा, फिर उसके ऊपर केस कर दिया, मतलब 1 साल की प्रोसेस को ये 5 साल में जाके कंप्लीट करते हैं। इससे पहले आप यूपीएससी में कुछ क्रैक करके और कुछ ना कुछ सर्विस ले ही लोगे, ठीक है। और इंडिविजुअली इनके ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये पास हो जाता है, देन इट्स ओके। और इंडिविजुअली इनके ऊपर, मतलब कि आप 3-3 4-4 साल एक स्टेट पीसीएस के एग्जाम के लिए बैठे, देन इट वुड नॉट बी एडवाइजेबल, ठीक है। उसके अलावा स्टेट एसएससी के एग्जाम दीजिए, जिसके अंदर आप एसआई, सब इंस्पेक्टर, नायब तहसीलदार, लोअर पीसीएस के एग्जाम्स जो होते हैं उनके अंदर यू कैन अपीयर। अगर आप मैथमेटिक्स के अंदर एवरेज भी हैं, देन यू कैन इजीली क्रैक देम, क्योंकि आपकी जीएस जो है वो यूपीएससी इतना स्ट्रॉन्ग कर देगी कि आपको मतलब हलवा लगेगा सब कुछ, ठीक है। और अगेन ये सारी चीज़ें आपका कुछ नहीं है, ये प्लान बी है। मतलब ये आप अपनी इज्जत से नीचे गिर के सोच रहे हो कि भाई हाँ ठीक है यार, और कुछ नहीं तो नायब तहसीलदार ही सही, ठीक है। इसके अलावा सीजीएल के बारे में बात करते हैं। जो सीजीएल में क्या अपीयर होना चाहिए, उन्हीं को अपीयर होना चाहिए भाई। देखो, जिनकी मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया है, जिनकी एवरेज है ना, वो ऐसे पंगे मत लेना, क्योंकि इसके अंदर बेस्ट वाले बंदे आने चाहिए मैथ के। और अगर आप मैथ मांगते हैं भाई, प्रैक्टिस प्लस टाइम। अगर आप प्रैक्टिस और टाइम देंगे तो इसका मतलब आप यूपीएससी के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। तो बात सिंपल सी है, यूपीएससी के साथ आप रिलेशनशिप में है, और अगर आप रिलेशनशिप को टाइम नहीं देंगे तो रिलेशनशिप जाएगी टूट, ठीक है। आपको टाइम देना पड़ेगा। तो यही बात है, अगर आप मैथ के साथ करेंगे तो आप अपनी रिलेशनशिप यूपीएससी के साथ तोड़ देंगे। फिर आप यूपीएससी को ब्लेम नहीं कर सकते कि मैंने इतनी साल प्रिपेयर की। तो आप ना यहाँ के रहेंगे ना यहाँ के रहेंगे, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, वही कंडीशन हो जाएगी। अब लेकिन फिर भी आपका प्लान भी हो सकता है, अगर किसी को मैथ में कोई अच्छा है तो। पर्सनली मैं इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करता कि आपको सीजीएल की प्रिपरेशन करनी चाहिए, बाकी आपकी खुद की मर्जी। अब बात करते हैं कि व्हाट इफ़ यू गेट फेल्ड। अगर आप आईएएस में फेल्ड हो जाते तो क्या होता है? सबसे पहली चीज़, अगर आप इंटरव्यू तक गए हैं और इंटरव्यू के बाद आप फेल हो गए, तो गवर्नमेंट जॉब ऑफर करती है आपको,
ठीक है, इंटरव्यू फेलियर्स को भी जॉब ऑफर करती है। असिस्टेंट डायरेक्टर्स की पोस्ट, असिस्टेंट मैनेजर्स की पोस्ट देती है पीएसयू के अंदर, ओएनजीसी में, एनटीपीसी में, इनमें, मतलब बहुत ही हैंडसम जॉब। ठीक है, आपके लिए सब कुछ भर भर के तैयार है, डोंट वरी। इसके अलावा अगर आप कोचिंग में टीचिंग भी देते हैं ना, तो 1500 से 2000 रुपये पर आवर, बिलीव मी, 1500 से 2000 रुपये पर आवर का नेट पे चेक कर लीजिए। ये प्राइस चल रहा है यूपीएससी सिविल सर्विसेज का, लोवेस्ट है ये, इसके बाद तो बढ़ता ही बढ़ता है। तो सपोज आपने 4 आवर पढ़ाया सिर्फ एक दिन में, और पूरे महीने में सिर्फ 20 दिन, 10 दिन आपने छुट्टी मारी, सिर्फ 4 घंटे पढ़ाया, आपकी सैलरी बनेगी 1.2 लाख पर मंथ। इतनी एसडीएम की भी नहीं होती। ठीक है, तो मतलब आपके फ्रेंड जो एसआई वैसा बन के इधर उधर घूम रहे होंगे ना, आप 3 एसआई के इक्विवेलेंट आप अकेले इनकम ले रहे होंगे। तो और जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वैसे आपकी इनकम बढ़ेगी। तो मतलब इसके, और 4 घंटे, इट्स नॉट अ बिग थिंग। 24 घंटे का दिन रात होता है ना, उसमें से 4 घंटे निकालिए, 20 घंटे में से आप लगाइए 8 घंटे की नींद। ठीक है, 12 घंटे आपके पास फिर भी आपके लिए बच जाते हैं। 2 घंटे ट्रैवलिंग के लगाइए, 10 घंटे फिर भी बच गए। 2 घंटे फैमिली के लगाइए, 8 घंटे फिर भी बच गए। आपके पास टाइम ही टाइम बचता है, इट डजंट हैव ए इशू। चलो, अगर आपको पढ़ा नहीं सकते, आपको डर लगता है, तो आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट चेक कर सकते हैं। 500 से 700 रुपये मिलते हैं एक मेंस की कॉपी चेक करने के लिए। तो सिंपल सी बात है, एक मेंस की कॉपी कब चेक हो जाती है, 20 मिनट में। तो सोचिए 20 मिनट के अंदर आपको 500 रुपये मिल रहे हैं। आपने 3 कॉपी चेक करी, मतलब 3 घंटे कॉपी चेक करी, तो आपको 4500 रुपये मिलेंगे एक दिन के, पर डे 4500 पर डे। कॉल सेंटर में काम करने वाले लोग 10,000 लेते हैं 30 दिन काम करके, और 12 घंटे काम करते हैं, आपको 4500 मिल रहे हैं पर डे के। 20 दिन अगर आप काम करेंगे ना, 90,000 मिलेंगे। और क्या मतलब, पैसे का मतलब मुट्ठी भर भर के खाओगे ना तो भी कम पड़ जाएगा, ज़्यादा पड़ जाएगा। और कंटेंट डेवलपर 40 to 80,000 पर मंथ देते हैं कंटेंट डेवलपर को, अगर टेस्ट भी चेक नहीं हुए तो। सिर्फ आपने अगर कम से कम एक बार मेंस लिखा है, मतलब आपने प्री को भी क्वालिफाई कर लिया ना, तब भी आप कंटेंट डेवलपर बन सकते हो। 40 to 80,000 के आपके पास जॉब, आप भूखे नहीं मरोगे। और मतलब एक सही सी जॉब है। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में भी जॉब के लिए जाते हो ना, 20K से ऊपर कोई भी सैलरी नहीं देगा, और ये आपको 40 to 80 के रेंज में दे रहे हो। और ये विजन आईएएस की रेंज है। आप इनके फ्रीक्वेंटली न्यूज़पेपर के अंदर आते रहती है एडवर्टाइजमेंट। अब जो मैंने बताया कि मैं हवा में बिल्कुल भी बातें नहीं करता, ये वैकेंसी नोटिफिकेशन की साफ साफ लिखा हुआ है, कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन इंटरव्यू ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय यूपीएससी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आईएफएससीए, अगर कोई करंट अफेयर पढ़ता है तो एक गिफ्ट सिटी गुजरात के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर ऑफिसर ग्रेड ए की ऑफिसर्स की पोस्ट। अब बताओ अब क्या चाहिए, फेल होने के बावजूद भी आपको ये पोस्ट अपीयर के लिए दे रहे हैं। और क्या होगा अगर आप दूसरे एग्जाम्स में फेल हो गए, सपोज ये तो थी हमारे इंटरव्यू की, सपोज आप इंटरव्यू तक भी नहीं पहुंचे, ठीक है, तो क्या हाल होगा। स्टेट पीसीएस की प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, यूपीएससी के अंदर 32 तक एज है, इसके अंदर आप स्टेट पीसीएस के अंदर करेंगे तो अब तो 42 तक एज है। करते रहिए प्रिपरेशन, क्या बात है, साथ में कोचिंग देते रहिए, पैसा मिलता रहेगा। ठीक है, कोचिंग इंडस्ट्री से जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अगर आपने सिर्फ सीडीएस भी क्वालिफाई किया है ना, सिर्फ कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का रिटन क्वालिफाई किया है, 500 रुपये पर आवर का आपका फिलहाल दिल्ली के अंदर है हिसाब किताब। ठीक है, यहाँ पे आप 1500 रुपये 3 घंटे के कमा सकते हैं, 1500 3 घंटे के। और अगर आप 24 दिन काम करेंगे 36,000 पर मंथ तो ईजिली। उसमें से अगर आप अपना खर्चा निकालेंगे ना, तो 15-20 हज़ार तो आप पर मंथ घर पे भेज भी पाएंगे पढ़ते हुए। और एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो फिर वही बात आ जाती है, मोर एक्सपीरियंस मोर मनी। तो आपको पैसे की तो कमी रहने नहीं वाली है। और एक बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी आपको पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को लिंक करने की, जिससे आप जो है शेयर मार्केट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वहाँ ट्रेडिंग कर सकते हो। और जो 500-700 रुपये 1000 रुपये तक, यार बिल्कुल ईजी चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं, आप ईजिली वहाँ से फैच कर सकते हो। एंड में सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि आज तक मैंने कोई भी एक भी ऐसा कैंडिडेट नहीं देखा जिसने यूपीएससी की प्रिपरेशन की और ऐसे कहीं रोड के किनारे बैठ के भीख मांग रहा हो। ठीक है, तो मतलब आई एम नॉट हेयर टू कि इन्हें, ये भी बेचारे बहुत गरीब होते हैं, इनको किसी अलग अलग सिचुएशंस से गुजरना पड़ता है, लेकिन यूपीएससी के किसी भी कैंडिडेट की ऐसी हालत तो होती नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई शक है तो भाई मैं हूँ ना। ठीक है, आपकी ये हालत तो मैं होने नहीं दूंगा, तो डोंट वरी। और बात ऐसी है ना, देखो मैं इन सभी वीडियोस के ऊपर, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के ऊपर भी सेपरेट वीडियो बना सकता था, लेकिन टाइम की कमी है। तो वैसे मेरे पास टाइम की कमी नहीं है, मतलब मुझे कुछ और काम भी करना है, लेकिन वीडियोस के अंदर जो है लेंथ ज़्यादा खिंच जाएगी तो फिर यूट्यूब के साथ थोड़ी प्रॉब्लम होती है उनको। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है। मैं, अगर आप कहेंगे कि हमें सेपरेट वीडियोस चाहिए, देन मैं आपको सेपरेट वीडियोस बना दूंगा। और सिर्फ इतना नहीं है, ये प्लान्स नहीं है ABCDEF, इसके अलावा मेरे पास अल्फा बीटा गामा तक के प्लान्स हैं। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। आपकी कंडीशन ऐसे बिल्कुल भी नहीं आएगी, आप आराम से एक रेस्पेक्टफुल लाइफ जिएंगे। एंड में सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि थैंक यू टू आवर सब्सक्राइबर जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, उनको कलेजे से धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया हुआ कोई बात नहीं, कोई आफत नहीं आ रही। हेल्दी रहो, जिंदा रहो, पढ़ते रहो। और
एंड में थैंक यू टू ऑल। अगर किसी को फर्दर गाइडेंस चाहिए देन दे कैन जॉइन मी एट हेयर, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। और कमेंट कीजिए आपको व्हाट नेक्स्ट, व्हाट डू यू वांट, ठीक है। और अगर कोई क्वेरीज रह गई हो देन यू कैन पोस्ट इट इन कमेंट। थैंक यू।